नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। मित्रों, हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर मनोविज्ञान की जो सीरीज़ शुरू कर रखी है, उस सीरीज़ के अंदर अब तक हमने 3 यूनिट को कंप्लीट पढ़ा है और विस्तार पूर्वक यानी कि एकदम अच्छे तरीके से हमने उसको कंप्लीट किया है। अब उस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद अब हमारे तरफ से आप सभी के लिए एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन हमारे इस YouTube चैनल पर किया जा रहा है। हमने अधिगम, बाल विकास और व्यक्तित्व इन 3 यूनिट को कंप्लीट पढ़ा है और हम इन 3 यूनिट के उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रश्न अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अब तक, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई रीट का एग्ज़ाम है या फिर सीटेट का एग्ज़ाम है, HM का एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड का है या सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम के अंदर उन टॉपिक्स में से जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उन प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो है या पहली वीडियो है। इसके अंदर हम कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले अधिगम टॉपिक को लेंगे और अधिगम टॉपिक के ऊपर हम कम से कम आपको 10 से 10 वीडियो, 7-8 वीडियो या 10 वीडियो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरू करते हुए सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। आपको समय दिया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ये आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं। देखिए, अधिगम क्या है? अधिगम होता है एक व्यवहार में शामिल उस चीज़ के बारे में कहा जाता है जो चीज़ हम सीखते हैं और उस सीखने के बाद उस चीज़ को जब हम व्यवहार में शामिल कर लेते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। सीखना अधिगम नहीं है। सीखने के बाद जब उस चीज़ को आप दिनचर्या के अंदर, अपनी सामान्य दिनचर्या के अंदर उसको जब आप यूज़ करते हैं और उसको परिपूर्ण रूप से जब आप सीख लेते हैं तो वो अधिगम की एक प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। देखिए, अधिगम तक पहुंचने या अधिगम के रास्ते के ऊपर चलने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है तो उस चीज़ का बारे में इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि अधिगम तक पहुँचने के राजमार्ग को कहते हैं। तो जिस भी बच्चे को आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, इस प्रश्न का आंसर होगा कि अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं अभिप्रेरणा। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। देखिए, अभिप्रेरणा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि देखिए, स्किनर ने एक बात कही थी, स्किनर की एक परिभाषा है कि अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। ये बात किसने कही थी? स्किनर ने कही थी। किसने कही थी? स्किनर ने कही थी। ठीक है, स्किनर ने ये बात कही थी कि अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। इसलिए अधिगम तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को मोटिवेट होना ज़रूरी होता है। अगर वो व्यक्ति मोटिवेट नहीं है तो वो आगे तक नहीं चल पाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा अभिप्रेरणा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्रश्न का आंसर होगा अभिप्रेरणा। उसके बाद हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम में लेना चाहिए या कम से कम काम में लेना चाहिए? देखिए, अधिगम को अभिप्रेरित या प्रेरित करने के लिए, किसी को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा तरीका है जो कम से कम काम में लेना चाहिए? देखिए, हम शिक्षण विधियों को पढ़ते हैं तो उनके अंदर काफ़ी सारे ऐसी शिक्षण विधियाँ हैं जो अधिगम को अभिप्रेरित करने या बच्चे को प्रेरित करने के लिए काम में ली जाती है। उनके अंदर जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को आपने कुछ सिखाना है तो आप उसको किस प्रकार से उसको प्रेरित करेंगे, तो उस चीज़ के अंदर कौन सी चीज़ है जो सबसे कम काम में लेनी चाहिए? तो देखिए, इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? पुरस्कार, प्राइज। नंबर बी, मिलजुल कर काम प्रवृत्ति या मिलजुल कर काम करना, प्रवृत्ति को रोचक बनाना या सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाना, बच्चों के अनुभवों को जोड़ना, जितने उसके बच्चों के अनुभव हैं उनको आपस में जोड़कर। देखिए, मिलजुल कर काम करना ये एक अच्छी बात है। प्रवृत्ति को रोकना, रोचक बनाना, ये भी अच्छी बात है कि आप अपनी शिक्षण विधि को जितना ज़्यादा रोचक बना सकते हैं वो बनाइए।
बच्चों के अनुभवों को जोड़ना, ये भी एक शिक्षण विधि का एक रूल है कि आप पिछले अनुभवों को, यानी कि उनके जो पहले पुराने अनुभव हैं उनको नवीन अनुभवों के साथ में जोड़कर उन्हें पढ़ाइए। बात आती है पुरस्कार की, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा कि अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए। तो इसका आंसर होगा पुरस्कार। देखिए बार बार अगर आप बच्चे को इनाम दोगे तो बच्चा जो है वो उस इनाम के लालच से ही पढ़ेगा। अगर बाई चांस आप किसी कारणवश उसे इनाम नहीं दे पाए तो बच्चे की जो प्रेरणा होगी वो ख़त्म हो जाएगी। पुरस्कार की आदत बच्चे को नहीं डालनी चाहिए। अगर कभी कभार आप किसी को पुरस्कार देते हो तो वो उसके लिए अभिप्रेरणा का काम करेगा, परंतु अगर बार बार आप अगर किसी को पुरस्कार देते हो तो वो अभिप्रेरणा का काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसे ध्यान से पढ़िएगा। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? देखिए प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यानी कि एक बच्चा है या एक स्टूडेंट है जो मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है और उसके लिए वो कठिन परिश्रम कर रहा है कि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए और उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए। अब ये जो विद्यार्थी है वो किस रूप से अभिप्रेरित है, किस तरह से वो अभिप्रेरित है या मोटिवेट है? तो देखिए इसमें ऑप्शन में पहला ऑप्शन है इसका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, दूसरा है अनुभविक, तीसरा है आंतरिक और चौथा है बाह्य। तो देखिए एक बच्चा जो है वो खुद से ये कोशिश कर रहा है कि वो उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है, तो इसका जो आंसर होगा वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा आंतरिक। एक बच्चा जो है वो आंतरिक रूप से मोटिवेट होना चाहिए। अगर आंतरिक रूप से अपने स्वयं आंतरिक रूप यानी अपने अंदर की वो एक संप्रत्यय या एक ऐसा माहौल बना के बैठा है कि मुझे एग्ज़ाम में पास होना है और मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है, यानी कि वो बच्चा जो है वो अपने आंतरिक मन से क्या है, अभिप्रेरित है, मोटिवेट है, खुद से ही मोटिवेट है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंतरिक। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नंबर 4 क्वेश्चन है आपका, आप किसे अधिगम की श्रेणी में रखेंगे? आप किसे अधिगम की श्रेणी में रखेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए नंबर 4 प्रश्न है आपका, आप किसे अधिगम की श्रेणी में रखेंगे? किसे रखेंगे आप अधिगम की श्रेणी में? देखिए समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, ये भी नहीं हो सकता। बात आती है मूल प्रवृत्ति की, मूल प्रवृत्ति भी अधिगम के अंदर, अधिगम की श्रेणी में हम इसे नहीं रख सकते। प्रतिक्षेप क्रिया नहीं रख सकते। संवेगात्मक स्थिति जो है वो अधिगम की श्रेणी में उसे रखा जा सकता है। एक व्यक्ति का संवेगात्मक विकास किस प्रकार से है, वो उस प्रक्रिया को, अधिगम की प्रक्रिया को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? संवेगात्मक स्थिति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। देखिए क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे एक बार समझाने पे ही बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं। तो उन धीरे धीरे सीखने वाले बच्चों के लिए अधिगम का वो कौन सा सिद्धांत है जो काम में आता है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए
अधिक उपयोगी सिद्धांत है कौन सा? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कोहलर का सिद्धांत। कोहलर का सिद्धांत और हल का सिद्धांत, ये कौन थे? गेस्टाल्टवादी थे, संज्ञानवादी थे। और संज्ञानवादी क्या कहते थे कि अधिगम जो है वो अचानक होता है। अगर अधिगम अचानक होगा तो धीरे धीरे जो धीमी गति से सीखते हैं उन बच्चों के लिए वो चीज़ उपयोगी नहीं होगी। स्किनर का सिद्धांत था, वो भी बहुत बहुत उसे तेज़ी के साथ में उसमें जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई थी वो उसमें इम्प्रूवमेंट जो एक होती है वो उसके अंदर हमें प्राप्त हुई थी। देखिए, थार्नडाइक का जो सिद्धांत था वो बहुत धीमी गति से था, वो एक बच्चे के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। देखिए, मान लीजिए थार्नडाइक के सिद्धांत ने अपने इस सिद्धांत के अंदर क्या प्रयोग किया था? एक बिल्ली को, भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और एक लीवर लगी हुई इस पिंजरे के अंदर भूखी बिल्ली को जब कैद किया गया तो उसके सामने उद्दीपक रखा गया। ऐसी बिल्ली ने बार बार अभ्यास किया, प्रयत्न किया, भूल की और लास्ट में उसने अपने उद्दीपक को प्राप्त किया। तो धीरे धीरे जाकर बिल्ली ने एक सही क्रिया करना शुरू किया था। तो उसी प्रकार से बच्चा जो है अगर बार बार गलती करता है, अभ्यास करेगा, तो धीरे धीरे जाकर एक ऐसी स्थिति में आएगा जब वो उस चीज़ को सीख जाएगा। तो इसमें जो उपयोगी सिद्धांत होता है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए, वो सिद्धांत है थार्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब भी विद्यार्थी सही अनुक्रिया करेगा तो वह पाएगा। क्या पाएगा? एक विद्यार्थी है वो सही कार्य क्रिया कर रहा है तो उसे क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा? तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब भी विद्यार्थी सही अनुक्रिया करेगा तो वह पाएगा। देखिए, सही अनुक्रिया करेगा पुरस्कार को हमने पहले ही कट कर दिया था, क्योंकि पुरस्कार बार बार देना एक बच्चे के लिए सही नहीं है। प्रतिपुष्टि ये भी नहीं हो सकता। पुनर्बलन या अभिप्रेरणा, देखिए अभिप्रेरणा तो वो चीज़ है जो काम के शुरू में हमें प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि हम उस काम की शुरुआत कर सकें। देखिए, हम बात करेंगे रिफोर्समेंट या पुनर्बलन की। देखिए, जब हम बात करते हैं अधिगम सोपान की, अधिगम सोपान के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति है वो किसी क्रिया को करने के लिए जब मोटिवेट की सहायता से वो प्रेरित होता है तो उसके बाद वो उस क्रिया को करना शुरू करता है और धीरे धीरे वो उस क्रिया को शुरू करता है और बीच में उसे अगर कोई बाधा आती है तो उस बाधा को जब पार कर लेता है, यानी कि उसकी समस्या का अब समाधान हो गया और समस्या का समाधान होने के बाद में उसे एक पुनर्बलन मिलता है कि उस काम को वो अब कंप्लीट करे जल्दी से जल्दी और अपनी समस्या, अपना सामान्यीकरण की स्थिति में वापस आए। तो पुनर्बलन जो है वो अधिगम के एक सही अनुक्रिया करते ही एक विद्यार्थी को क्या मिलना चाहिए? पुनर्बलन मिलना चाहिए, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति आगे नए काम करने के लिए और नई क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित हो सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अधिगम शब्द का उपयोग सन 1963 में सर्वप्रथम किसने किया था? अधिगम शब्द का उपयोग सन 1963 के अंदर सबसे पहले किसने किया था? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए, प्रश्न है हमारा, अधिगम शब्द का उपयोग सन 1963 में सर्वप्रथम किसने किया था? तो अधिगम शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किर्क ने किया था। किसने किया था? किर्क ने किया था। ये बात याद रखना, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए और ये प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना भी रहती है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की किरण संप्रत्यय को किस अधिगम सिद्धांत के साथ रखना उपयुक्त रहेगा? प्रकाश की किरण संप्रत्यय को किस अधिगम सिद्धांत के साथ रखना उपयुक्त रहेगा? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारा प्रश्न है, प्रकाश की किरण संप्रत्यय को किस अधिगम सिद्धांत के साथ रखना उपयुक्त रहेगा?
तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा गेस्टाल्ट। गेस्टाल्टवादियों के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत क्या कहते हैं कि सूझ के माध्यम से व्यक्ति सीखता है। सूझ कैसी होती है, उसमें सूझ के माध्यम से मतलब कि एक व्यक्ति के माइंड के अंदर, उसकी बुद्धि में क्या होता है, एक प्रकाश की किरण जागृत होती है और उसे अचानक से क्या होती है, सूझ उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति सीखता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गेस्टाल्टवादी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेने के अनुसार हम अधिगम क्यों करते हैं। मतलब गेने जो था, रॉबर्ट एम गेने, उसके अनुसार एक व्यक्ति जो है वो अधिगम क्यों करता है, क्यों करता है अधिगम गेने के अनुसार। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए हमारा प्रश्न है, गेने के अनुसार हम अधिगम क्यों करते हैं। देखिए उन्नति करने के हेतु, विकास करने हेतु, समस्या समाधान के लिए, अंतर्दृष्टि हेतु। तो इसका आंसर जो होगा वो है समस्या समाधान के लिए। एक व्यक्ति जो है वो अधिगम क्यों करता है, वो एक व्यक्ति जो है वो चीज़ों को क्यों सीखता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा समस्या का समाधान आसानी से हो और जल्दी से हो, इसलिए वो अधिगम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निरंकुश संस्था के बच्चे के स्वस्थ विकास हेतु, एक निरंकुश संस्था के बच्चे के स्वस्थ विकास हेतु दिशा निर्देश देने का कौन सा तरीका अपनाया जाता है। एक संस्था है जो निरंकुश संस्था है, उस संस्था के एक बच्चा है, उस बच्चे का स्वस्थ विकास हेतु कौन सा दिशा निर्देश देने का कौन सा तरीका अपनाया जाता है एक बच्चे को दिशा निर्देश देने का। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर होगा बल प्रयोग। क्या होगा इसका आंसर? बल प्रयोग। बल प्रयोग के माध्यम से एक निरंकुश संस्था चाहती है कि एक बच्चे का स्वस्थ विकास हो और वो जल्दी से उस क्रिया को कंप्लीट करे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुबंधन की प्रक्रिया में पहला पद है। अनुबंधन की प्रक्रिया में पहला पद है। जल्दी से आंसर दीजिए। मतलब अनुबंधन की जब प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया में जो पहला पद होता है वो कौन सा होता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आगामी आने वाली जो वीडियो है, क्लासेज हैं, प्रश्नोत्तरी हैं, वो आपको उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में, अपने फ्रेंड सर्किल में या अपने सगे संबंधियों के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए कि ताकि जितने भी बच्चे हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो आगामी परीक्षा होने वाली है रीट की, कभी भी वैकेंसी आ सकती है, तो उस परीक्षा के अंदर उनके लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए हमारा प्रश्न है, अनुबंधन की प्रक्रिया में पहला पद है। देखिए अनुबंधन की जब प्रक्रिया होती है तो उसके अंदर सबसे पहला जो पद होता है वो सामान्यकरण होता है। देखिए एक व्यक्ति है, अनुबंधन करने से पहले क्या होता है, एक सामान्य की स्थिति के अंदर होता है, उसके बाद उसमें एक अनुबंधन की प्रक्रिया उसकी शुरू होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सामान्यकरण। अगला प्रश्न है हमारा, विलुप्त होना परिणाम है। विलुप्त होना परिणाम है। देखिए विलुप्त होना परिणाम किसका है? किसी भी काम को आप कर रहे हैं और वो काम अगर आपका विलुप्त हो जाता है आपकी क्रिया से, तो उसके अंदर वो किसका परिणाम होगा कि आपका वो काम बीच में रुक गया या बीच में वो काम ख़त्म हो चुका। तो वो किसका परिणाम होता है? जल्दी से आंसर दीजिए।
देखिए, विलुप्त होना परिणाम होता है अवरोध, पुनर्बलन का अभाव, तनाव या दमन। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि एक व्यक्ति जब एक सही अनुक्रिया करता है तो उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है। अगर उसकी क्रिया में अगर बार बार उसमें अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो रही है या वो उस काम को नहीं कर पा रहा है, तो एक समय आएगा, जैसे मान लीजिए आप बार बार परीक्षाएं दे रहे हैं, आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बार बार देते जा रहे हैं, फिर आप फेल हो जाते हैं, तो क्या होगा, जब तक आपको एक सफलता नहीं मिलेगी या जब तक आपको रिफोर्समेंट नहीं मिलेगा या जब तक आपको पुनर्बलन नहीं मिलेगा, तब तक आप नेक्स्ट क्रिया की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा पुनर्बलन का अभाव। अगर व्यक्ति के अंदर पुनर्बलन का अभाव है तो वो व्यक्ति क्या है, उस व्यक्ति के दिनचर्या से या उस व्यक्ति के कार्य से वो क्रिया निकल जाती है जिस क्रिया को करने के लिए वो प्रेरित हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के निर्मित कर्म का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के निर्मित कर्म का सिद्धांत नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, हमारा प्रश्न है कि अधिगम के निर्मित कर्म का सिद्धांत नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए है अधिगम संदर्भित है, अधिगम तत्कालिक होता है, अधिगम सामाजिक क्रिया है, अधिगम एक सक्रिय क्रिया है। देखिए, अधिगम जो है वो संदर्भित होता है, यानी कि संदर्भ के माध्यम से या फिर एक जोड़ के माध्यम से अधिगम होता है, नए पुराने अनुभवों का एक संदर्भ होता है उसमें। अधिगम जो है वो तत्कालिक होता है या फिर अधिगम सामाजिक क्रिया है, अधिगम एक सक्रिय क्रिया है। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, समाज में रहकर हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं, तो इसलिए एक सामाजिक क्रिया भी हो सकती है। एक सक्रिय क्रिया है क्योंकि ये एनी टाइम सक्रिय रहता है, व्यक्ति जो है वो अपने पूरी जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अधिगम प्राप्त करता रहता है। अधिगम क्या है? तत्कालिक होता है। इसका आंसर क्या होगा? अधिगम तत्कालिक होता है, ये इसका आंसर होगा। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? जल्दी से आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंदर इसके ऑप्शन में देखिए, ए पुनः स्मरण और अधिगम, चिंतन और अधिगम, ग्रहण करना फिर अधिगम, अनुकूलन और अधिगम। देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंदर क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंदर कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो है वो सूझ के माध्यम से सीखता है और चिंतन के माध्यम से सीखता है। व्यक्ति चिंतन करता है और उसे सूझ उत्पन्न होती है और सूझ के माध्यम से व्यक्ति जो है वो अधिगम प्राप्त करता है। तो इसका जो आंसर होगा मित्रों वो होगा चिंतन और अधिगम। ठीक है, पहले चिंतन होगा, सूझ उत्पन्न होगी, फिर अधिगम प्राप्त करेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़ें। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? देखिए, ऑप्शन ए इच्छा शक्ति, ध्यान, शैक्षिक योग्यता, परिपक्वता। देखिए, इसने पूछा है प्रमुख विशेषता कौन सी है। ऐसे तो ये भी हो सकता है ध्यान, शैक्षिक योग्यता और परिपक्वता भी एक महत्व डालती है अधिगम के लिए, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी जो विशेषता है वो है इच्छा शक्ति। देखिए,
एक व्यक्ति परिपक्व है परंतु उसमें अगर इच्छा नहीं है, शैक्षिक योग्यता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है उसने बीए, एमए, बीएड सब कुछ कर रखा है, अगर उसके अंदर कोई इच्छा शक्ति ही नहीं होगी कोई भी काम करने की, तो वो व्यक्ति वो नहीं कर पाएगा कभी भी। ध्यान से नहीं होगा, ध्यान तभी बनेगा जब उसमें इच्छा शक्ति होगी। मान लीजिए क्लास के अंदर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आपका ध्यान तो है उन पर, परंतु आपके अंदर इच्छा नहीं है पढ़ने की, तो ध्यान आप तभी लगा पाओगे जब आपके अंदर इच्छा होगी। आप उनकी बातों उनको देख तो जरूर रहे हैं पर उनकी बातों को ग्रहण नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है उस चीज़ को सीखने की। तो इसका आंसर क्या होगा? इच्छा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुबंधन का पिता कहा जाता है। अनुबंधन का पिता कहा जाता है, बॉन्डिंग जिसे बोला जाता है। बॉन्डिंग, फादर ऑफ बॉन्डिंग किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है? पावलोव को, क्योंकि पावलोव ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अनुबंधन के सिद्धांत को दिया और अनुबंधन को पूर्ण रूप से समझाया। तो इसलिए अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है? पावलोव को कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। पावलोव के प्रयोग में UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स तथा CR कंडीशनल रिस्पॉन्स संबंधित थे। किस चीज़ से संबंधित थे? UCR और CR। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, हमारा प्रश्न है पावलोव के प्रयोग में UCR तथा CR संबंधित थे। देखिए, किससे थे? भोजन से, घंटी से, लार बहना, नली से। देखिए, UCR और CR, सबसे पहले उसने क्या किया था? एक कुत्ते के सामने भोजन लेकर जाता और उसे भोजन खिलाता और कुत्ता जो है वो स्वाभाविक क्रिया अस्वाभाविक क्रिया करता है, यानी कि लार टपकाता भोजन को देखकर। फिर कुछ दिनों बाद में उसने सबसे पहले घंटी को बजाना शुरू किया और फिर भोजन को उसके सामने ले जाना शुरू किया। तो कुत्ते के सामने जब ये क्रिया बार बार हुई, घंटी बजाकर कुछ भोजन उसके सामने ले जाना, तो कुत्ते ने क्या किया? लार बहाना शुरू किया, लार बहना शुरू किया। तो देखिए, UCR और CR बार बार क्रिया हो रही थी, किस चीज़ को करवाने के लिए? लार को बहाने के लिए। कुत्ते ने अगर लार बहाया यानी कि उस चीज़ का घंटी के साथ में उसके अनुबंधन हो गया, यानी कि उसके अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के साथ में कंडीशनल रिस्पॉन्स जुड़ गया। तो इसमें जो आंसर होगा इसका, वो आंसर होगा लार बहाना। लार जो है वो उसके UCR और CR से संबंधित थी। हर बार उसने यही देखा कि वो लार टपका रहा है या नहीं टपका रहा। तो ये जो क्रिया है वो लार बहाना, ये UCR और CR से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुबंधन क्या है? अनुबंधन क्या है? अनुबंधन की परिभाषा क्या है? देखिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अनुबंधन की परिभाषा क्या है? देखिए, इसका आंसर क्या होगा? अनुबंधन की परिभाषा। देखिए, नंबर 1 आंसर जो ऑप्शन है इसका, साहचर्य स्थापित करना, व्यवहार में परिवर्तन, नई परिस्थितियों में सामंजस्य, अभ्यास द्वारा सीखना। देखिए, व्यवहार में परिवर्तन तो क्या है? अधिगम है। नई परिस्थितियों में सामंजस्य या एडजस्टमेंट करना, वो एक एडजस्टमेंट कहलाता है। या अभ्यास द्वारा सीखना भी क्या है? अधिगम की एक प्रक्रिया है। देखिए, साहचर्य स्थापित करना किसी चीज़ के साथ में, बॉन्डिंग बनाना या कोई चीज़ है उसके साथ एक जोड़ बनाना, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुबंधन कहलाती है। क्या कहलाती है?
अनुबंधन कहलाती है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप किसे अधिगम की श्रेणी में रख सकते हैं? आप किसे अधिगम की श्रेणी में रख सकते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शन में ए है प्रक्षेपण, बी है वार्तालाप, सी है समायोजन या डी क्रोध को। हम प्रक्षेपण को, वार्तालाप को, समायोजन को, क्रोध को हम किसे अधिगम की श्रेणी में रख सकते हैं? देखिए वार्तालाप, क्रोध, ये ऐसी चीज़ें, प्रक्षेपण, ये चीज़ें क्या है, अधिगम की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती। हम अधिगम की श्रेणी में किसको रख सकते हैं? समायोजन या एडजस्टमेंट को रख सकते हैं। नई परिस्थितियों के अंदर अगर हम किसी चीज़ का एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता सिद्धांत है। पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता सिद्धांत है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आगामी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता सिद्धांत है समग्र कीर्तिवाद। क्या है? ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या होगा? सी, समग्र कीर्तिवाद। समग्र कीर्तिवाद क्या कहता है कि हमें पूर्ण से अंश की ओर लेकर जाना चाहिए एक बच्चे को। जो चीज़ उसे ज्ञात है उस चीज़ को लेकर उसे उस चीज़ की ओर लेके जाना चाहिए जो चीज़ उसे ज्ञात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? एक बच्चे को कक्षा के अंदर आपने कुछ चीज़ें सिखानी है, उस वातावरण के अंदर वो कौन सी चीज़ है जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होती है? तो जल्दी से आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? व्यवस्थित अधिगम, रटने का नियम, हस्तलेखन, अवांछित विश्राम। देखिए व्यवस्थित अधिगम ये भी हो सकता है, बट एक बच्चे को सीखने के लिए महत्वपूर्ण साबित कौन सी चीज़ होगी वो हमें देखनी है। ठीक है, रटना कभी भी अधिगम के लिए सही नहीं है। रटना क्या है? वो एक समय के लिए हो सकता है सही कि आप किसी चीज़ को रटकर एग्ज़ाम में दे सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, पर आप उसमें नॉलेज या अधिगम प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु अधिगम का जो नियम जो है वो क्या है? अधिगम का नियम ये कहता है कि आप उस चीज़ को व्यवहार में शामिल करें, ये कहता है अधिगम। रटकर आप किसी भी चीज़ को व्यवहार में शामिल नहीं कर सकते। देखिए बचपन में अगर आपको देखा होगा कि जब आपने स्कूल ज्वाइन किया था सबसे पहले, तो एक जो टीचर्स थे वो आपको स्लेट पर ए फॉर एप्पल लिख कर दिया करते थे और आप उसके ऊपर क्या करते थे? अपने हाथों से उसके ऊपर बार बार पेन या पेंसिल घुमाया करते थे। यानी कि आप हस्तलेखन के माध्यम से उस चीज़ को आज आप पूर्ण रूप से उस चीज़ को सीख पा रहे हैं। तो क्लास के अंदर बच्चे को अगर आप अपने हाथों से लिखना सिखा सकते हैं या लिख कर आप अगर उसे याद कराना चाहते हैं, तो वो प्रक्रिया जो है वो अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक कहाँ से थे? ये प्रश्न है। ये थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए थॉर्नडाइक जो थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिका से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने की गति निर्भर करती है। सीखने की गति निर्भर करती है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, किस चीज़ के ऊपर? देखिए इसका आंसर क्या होगा? जिज्ञासा पर, सीखने वाले की रुचि पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर, या उपयुक्त सभी।
तो देखिए जिज्ञासा भी एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जब अधिगम को, जब हमने नियमों को पढ़ा तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि जिज्ञासा एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, सीखने वाले की रुचि भी होनी चाहिए और सीखने वाले की प्रेरणा भी होनी चाहिए, तभी वो उस चीज़ को सीख पाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है सीखना किससे प्रभावित होता है? सीखना किससे प्रभावित होता है? तो सीखना किससे प्रभावित होता है, हमने शुरू से भी, हमने पहले क्वेश्चन में भी अगर हमने बात की थी तो पहले वाले क्वेश्चनों में भी हमने बात की थी कि सीखना जो है वो प्रभावित करता है। सीखने को कौन प्रभावित करता है? आत्मा से, बुद्धि से, मन से या प्रेरणा से? तो इसका आंसर जल्दी से दीजिए, फिर हम आगे। देखिए सीखना किससे प्रभावित करता है? तो सीखना जो है वो प्रेरणा जो है वो सीखने को प्रभावित करती है। प्रेरणा के माध्यम से ही एक व्यक्ति जो है वो सीखना प्रारंभ करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं अंत होता है। और अगर आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न क्या है आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ये प्रश्नोत्तरी भी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, इसको लाइक कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरित हो सके। हमें भी अभी प्रेरणा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम भी आगे आपके लिए नई नई चीज़ें और नए नए प्रश्न खोज कर निकालें जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको महत्वपूर्ण साबित हो, आपको सहयोग प्रदान करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाएं। तो दोस्तों आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।